Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are gonna start our fifth lecture of General Science for class 8 and 9th. As we already start our chapter 2 in the previous lecture and already studied the first topic, that is three basic elements. Now we will study the next topic on page number 16. The topic is डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन से हैं। इसमें हम देखेंगे एलोट्रॉपी क्या होती है और एलोट्रॉप्स किनको कहते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो कि कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे और इसके अलावा टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को भी पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स की क्या टाइप्स हैं या वो कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द बुक। बुक में हमारे पास है टॉपिक डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सेकंड टॉपिक है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप इसको देखें कि यहाँ पर एलिमेंट की बात हो रही है और एटम्स की बात हो रही है। ठीक है, आपको फ़र्क पता होना चाहिए एलिमेंट का और एटम का। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक एलिमेंट में अगर जब वो एलिमेंट मौजूद होता है तो उसके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट होती हैं, एटम्स किस तरह अरेंज हैं, उसकी वजह से डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म्स में उसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और इस एग्जिस्टेंस को, इस डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, फिर एक और हाइड्रोजन एलिमेंट है उसमें डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन एलिमेंट में एटम्स की अरेंजमेंट जब चेंज हो जाती है, लाइक सम टाइम एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है फिर दूसरे में अरेंजमेंट चेंज हो गई है, तो उस वजह से एलोट्रॉप्स बनते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को एलोट्रॉपी कहते हैं। मतलब एक कार्बन एलिमेंट में हमेशा एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होती, बल्कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से एलोट्रॉपी प्रोसेस बनता है। और ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, यानी जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, होप यू गेट इट। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। वो कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज तो उनकी डिफरेंट होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के बारे में बात हो रही है तो वो कार्बन की एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन के, तो वो उन्हीं के एलोट्रॉप्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट नहीं होती, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। जब एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो रही है तो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, और एलोट्रॉप्स भी हर एलिमेंट के नहीं होते। ठीक है, ये नहीं कह सकता। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि कार्बन का कह रहा है कि डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मौजूद हैं, जिसमें से दो के बारे में हम देखेंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट। उसके दो मेन एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायमंड को देखते हैं। क्या है? डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसमें आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। डायमंड क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये नेचुरली मौजूद होता है, इसको हमें बनाना नहीं पड़ता, बल्कि ये नेचुरली सिस्टम में कायनात में मौजूद है। ठीक है, इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3500 सेल्सियस। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है और इसकी जो भी फिजिकल कंपोजिशन है उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 सेल्सियस है। इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर का आपको मतलब पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती इसमें से। बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस इट इज़ यूज्ड इन ड्रिलिंग टूल्स। आपको पता है कि ड्रिलिंग टूल्स में डायमंड को यूज़ किया जाता है, किस वजह से? उसकी हार्डनेस की वजह से। फॉर ग्लास कटिंग एंड अदर ग्राइंडिंग डिवाइसेस। ठीक है, ग्लास कटिंग के लिए भी यूज़ होता है और डिफरेंट ग्राइंडिंग डिवाइसेस जो कि मौजूद हैं उनमें भी डायमंड का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। द ट्रांसपेरेंट डायमंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी एज जेम। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जो ट्रांसपेरेंट डायमंड होता है वो आपके पास ज्वेलरी में भी मौजूद होता है जेम की सूरत में। नाउ कम टू ग्रेफाइट। Graphite is a soft, black and solid in nature with metallic luster.
ठीक है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक होता है और सॉलिड है ये भी नेचर में, विद मेटालिक लस्टर। ठीक है, मेटालिक इसके ऊपर कवरिंग देखने में नज़र आती है। इट इज़ यूज्ड इन लेड पेंसिल्स में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, डायमंड गुड कंडक्टर नहीं था, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। बीइंग सॉफ्ट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन्स। ठीक है, लुब्रिकेंट के तौर पे भी मशीन्स में यूज़ होता है। अ कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, यहाँ पर उनकी आपकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन दिया है। ठीक है, मशीन्स में जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, जैसा आपने देखा भी होगा, ब्लैक ब्लैक अंदर उसके लगे होते हैं, उनको सॉफ्टनेस के लिए या उसके कह लें कि फ्रिक्शन क्रिएट कर फ्रिक्शन कम करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेंट्स इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपके पास डायमंड है और ग्रेफाइट है। डायमंड क्या कह रहा है? कलरलेस इन प्योर स्टेट। ठीक है, जैसे हमें पता है ट्रांसपेरेंट कह लें, और ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक। दोनों के कलर्स में क्या है? डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है और ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक होता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी, इट इज़ ओपेक। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है और शाइनी है, और ये आपके पास ओपेक है। ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट और स्लिपरी है। बैड कंडक्टर है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। हाई टेम्परेचर चेंजेस टू ग्रेफाइट एट हाई टेम्परेचर, यानी जब ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, वही बात है, जब मेल्ट किया जाएगा तो वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। एट हाई टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्ट है और ऑलरेडी ज़्यादा कंडक्टर भी है। इस वजह से अगर इसको हाई टेम्परेचर भी दिया जाएगा तो ये अनचेंज रहता है। नाउ वी विल कम टू कंपाउंड। ठीक है, अब कंपाउंड का भी आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फ़र्क है? एलिमेंट जो है, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन एलिमेंट, तो इट मीन्स कि उसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन कंपाउंड्स, तो इसका मतलब है कि उसमें दूसरे भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट जब एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तो वो उनको हम कार्बन कंपाउंड्स कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? कार्बन एटम्स कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन एटम्स अगर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं। इन ऑलरेडी टाइम्स इट वाज दो दैट थॉट दैट कार्बन कंपाउंड्स कुड ओनली बी सिंथेसाइज इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी पहले तो ये कहा जाता, इन ऑलरेडी टाइम्स यानी पहले क्या कहा जाता है कि कार्बन कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज यानी बन रहा होता है। इन 1828 फ्रेडरिक होलर प्रिपेयर्ड यूरिया इन लेबॉर्ट्री। ठीक है, सिंस देन थाउजेंड, यानी पहले हमारे पास क्या था, ये समझा जाता था कि कार्बन के कंपाउंड जो है, मतलब कार्बन जब कंबाइन हो रहा होता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो सिर्फ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन 1828 में जब उसने अपनी लेबॉर्ट्री में यूरिया को प्रिपेयर किया, सिंस देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मैनकाइंड। फिर उसके बाद कार्बन के कंपाउंड खुद भी बनाए गए। ठीक है, जिस तरह केमिस्ट्री में जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ा होगा कि जब डिफरेंट केमिकल्स को आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो उससे कंपाउंड बन सकते हैं, यानी बना सकते हैं लेबॉर्ट्री में। यूरिया भी एक कार्बन कंपाउंड, उसमें भी कार्बन की। तो जब यूरिया बनाया गया तो उसके बाद जो है वो ये पता चला कि कार्बन जो है वो बन सकती है, कार्बन कंपाउंड्स भी हम बना सकते हैं, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाए गए। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, और जिनको कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, यानी जिनमें कार्बन मौजूद होता है। फूड वी ईट, फूड में होते हैं। एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग में होते हैं। वी वेयर, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, सिल्क। ठीक है, ये एग्जांपल हैं कुछ फूड की। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन और सिल्क, ये एग्जांपल हैं कुछ क्लोथिंग्स की। फिर उसके बाद है ड्रग एंड डाइज। ठीक है, ड्रग्स और डाइज में भी होते हैं। ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन में मौजूद होता है कार्बन कंपाउंड। एवरी टाइप ऑफ कलर्स यूज्ड इन डाई क्लॉथ्स एंड लेदर एक्सेट्रा। ठीक है, जो कलर डाई किए जाते हैं, क्लॉथ्स के ऊपर जो डाई किया जाता है डिफरेंट कलर से, उसमें भी कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है। नेक्स्ट क्या है? पेपर एंड इंक में भी कार्बन कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ऑल टाइप ऑफ पेपर इज मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, राइटिंग मटीरियल इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। राइटिंग मटीरियल में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेंसिल आ जाते हैं, क्रियॉन्स आ जाते हैं, इन सब में ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। कलर, जैसे इन्होंने अगले में कह दिया, पेंट्स एंड प्लास्टिक यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड डेकोरेशन, इनमें भी कार्बन कंपाउंड मौजूद होते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स में भी मौजूद होते हैं। रबर एंड लेदर में भी मौजूद होते हैं। पॉलीमर्स यूज्ड फॉर मेकिंग शॉपिंग बैग्स हो गए, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, केसिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा, इनमें भी कार्बन कंपाउंड्स की तादाद होती है। फ्यूल फॉर कंबशन, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। ठीक है, फ्यूल में, कोल में और गैस में भी कार्बन कंपाउंड मौजूद होते हैं।
ये आपको 10 जगह बताया गया है कि कार्बन कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, या टाइप्स कह लें या उनकी एग्जिस्टेंस कह लें कि जहाँ पर वो फाइंड हो सकते हैं या जहाँ पर वो मिलते हैं हमें, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में क्या देखा कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। नंबर 1 एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी डिफरेंट अरेंजमेंट की जो एग्जिस्टेंस है किसी भी एलिमेंट में एटम्स की, वो एलोट्रॉपी कहलाती है। और इस एग्जिस्टेंस की वजह से जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन मौजूद होते हैं उनको एलोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, फिर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फिर उसके बाद कार्बन के कंपाउंड्स देखे हैं, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स कहाँ पर होते हैं और किस तरह यूज़ हो रहे होते हैं। नाउ वी विल मूव टू सम क्वेश्चन फॉर योर कॉपी वर्क, कि आप कॉपी पेन को कर सकें। नंबर 1 इज़ डिफाइन एलोट्रॉपी एंड व्हाट आर एलोट्रॉप्स, ठीक है। एलोट्रॉपी क्या है, एग्जिस्टेंस है उन अरेंजमेंट की, ठीक है, कि और एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जब वो एग्जिस्ट होकर एक क्रिस्टलाइन बनता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म वजूद में आती है, तो उसको हम उस एलिमेंट का एलोट्रॉप कहते हैं। नंबर 2, व्हाट आर 2 मेन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नंबर 3, राइट द यूज़ ऑफ डायमंड। डायमंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे हमने देखा ड्रिलिंग मशीन में यूज़ होता है, ग्लास कटिंग में, और भी एक दो चीज़ें आप इजीली फाइंड कर लेंगे। नंबर 4 इज़ राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट की जैसे ये डार्क ग्रेश कलर है, ओपेक है, गुड कंडक्टर है, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ में कोई सी भी 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं आंसर में। एंड द लास्ट इज़ गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पढ़े जिनमें कार्बन मौजूद होता है, उसके कोई सी भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। 3 हमने 10 पढ़ी हैं, कोई सी भी आप 3 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट देखिए, आंसर को शुरू करेंगे। जैसे व्हाट आर द यूज़ ऑफ डायमंड, तो आप लिखेंगे फॉलोइंग आर द यूज़ ऑफ डायमंड। या जैसे है राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट, तो आप लिख सकते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट आर। मतलब डायरेक्ट आपने बुक से छापा नहीं मारना, बल्कि थोड़ा सा स्टेटमेंट देके फिर आपने स्टार्ट करना है उनको क्वेश्चंस को, ठीक है। इन आंसर क्वेश्चन आंसर्स को आप कॉपी पे लिखेंगे, काम करेंगे उनका, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आप उसको मार्क कर लें, फिर मैं आपको उसमें बुक में दोबारा से उसको हम गो थ्रू हो सकते हैं उससे, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल साइंस। होप यू गेट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।